आगे बढ़ते हैं। और कोशिका भित्ति सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि कभी जैसे आपने कमरे में देखा है कि कमरों में बहुत सारा सामान रहता है, उस सामान को व्यवस्थित करने के लिए हम दीवारों का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार एक कोशिका में जो विभिन्न प्रकार के अंगक हैं उन्हें भी इकट्ठा करके रखने के लिए कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो ये कोशिका भित्ति है इसकी खोज किसने करी? ये एक जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, पूरी कोशिका में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, केंद्रक है, क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वैक्यूल्स भी हैं, कई सारी रिक्तिका वगैरह पाई जाती हैं। और ये जो चारों ओर पाई जाती है ये क्या कहलाती है? हमारी कोशिका भित्ति। ये क्या करती है? कोशिका की रक्षा करती है। और या पौधों में पाई जाती है, क्योंकि जंतुओं में तो कई प्रकार की कोशिकाएं मिलती हैं। तो कोशिका झिल्ली पाई जाती है जिसके चारों ओर सारे ऑर्गेनेल्स इकट्ठे रहते हैं, लेकिन ये पादप कोशिका में केवल पाई जाती है कोशिका भित्ति। जब आप पौधों को देखते हैं तो एक मोटी लेयर का फॉर्मेशन होता है सेलुलोज का, तो ये सेलुलोज की बनी होती है। और जो है कोशिका की पौधों जो पौधों में मटेरियल पाया जाता है सारा जो और चीज़ें पाई जाती हैं, तो ये कोशिका की रक्षा करती है या केवल पौधों में मिलती है। इसकी खोज किसने करी? इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में करी। यदि हम इसकी संरचना देखते हैं तो आइए आपको दिखा रही हूँ। ये संरचना है इसकी, जिसमें जो पूरी लेयर है इसमें प्रोटीन, सेलुलोज, पैक्टिन और हेमीसेलुलोज एक साथ एक क्रम में पाए जाते हैं। प्रोटीन का पूरा कई जगह जगह पर प्रोटीन पाए जाते हैं, सेलुलोज होता है और पैक्टिन के पदार्थ पाया जाता है, और हेमीसेलुलोज मिला करके ये पूरी कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। ये कोशिका भित्ति कभी पौधों में दृढ़ होती है और कहीं पर जो है थोड़ी सी कमज़ोर सी होती है। आपने देखा होगा कुछ पौधों की डालों को तो आप हाथ से काट लेते हैं, लेकिन जब कुछ पौधे जो है बहुत मोटे हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं तो ये कोशिका भित्ति बहुत ही कड़ी हो जाती है, जिसको आप हाथ द्वारा नहीं काट पाते हैं। तो सभी पौधों में भी ये अलग अलग प्रकार की कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो पौधों की जो वृद्धि होती है, ये जो कोशिका भित्ति है कहीं बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है तो आप उसको हाथों से नहीं काट सकते हैं, फिर आपको कोई औजार लेकर के काटना होता है। तो ये सभी पौधों में जो कोशिका भित्ति होती है ये सेलुलोज पर डिपेंड करती है कि सेलुलोज की मात्रा उसमें कितनी है, तो कोशिका भित्ति का आकार ही वैसा हो जाता है। यदि अगले हम कोशिका अंगक की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी चीज़ों को एक ढांचा देने के लिए, सभी को एक अपना स्थान देने के लिए जो केंद्रक है, क्या होता है केंद्रक कोशिका में, मैंने आपको बताया कि सेंटर में पाया जाता है जंतु कोशिका में। अगर इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? ये कोशिका में इधर उधर गति करता रहेगा और इसको एक अपना निश्चित स्थान नहीं मिलेगा। तो जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है ये केंद्रक को मध्य स्थान में रखती है। ये सपोर्ट देती है जो कोशिका है हमारी, और उस कोशिका के अंदर केंद्रक को मध्य स्थान में रखने के लिए। अगर हम पादप कोशिका में देखें तो जो ये हमारी अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये पाई जाती है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि उसका जो सेंटर में है केंद्रक नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये फैली हुई पाई जाती हैं। लेकिन यदि हम जंतु कोशिका की बात करें तो ये केंद्र से कोशिका की जो झिल्ली होती है वहाँ तक की ये पूरी फैली हुई पाई जाती है। ये देखिए पूरी ये कोशिका झिल्ली तक की, और अगर इसका आकार देखें तो ये ऐसे सीढ़ी नुमा पाई जाती हैं पूरी कोशिका में। ये केंद्रक हो गया, इसी तरीके से केंद्रक के इधर भी ये पूरी झिल्ली में पाया जाता है। इसके ऊपर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं, इनकी झिल्ली पर पाए जाते हैं। तो अभी आप आगे राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे कि राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, लेकिन अंतःप्रद्रव्य जालिका में ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करते हैं। यदि हम खोज की बात करें तो अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोज पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और इन्होंने ये बताया कि ये केंद्रक को एक निश्चित स्थान देता है कोशिका में। ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक द्रव्य के बीच में संबंध स्थापित करती है और केंद्र को मध्य स्थान में स्थापित करती है। और क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं तो ये प्रोटीन संश्लेषण में इसकी सहायता करते हैं। तो ये अंतःप्रद्रव्य जालिका का चित्र हो गया। और ये दो प्रकार की होती हैं, चिकनी भी होती हैं जिनमें राइबोसोम, कुछ अंतःप्रद्रव्य जालिका में राइबोसोम नहीं पाया जाता, उन्हें चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं, और जिन पर राइबोसोम होते हैं वो खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के नाम से जानी जाती हैं। यदि हम अन्य कोशिकांग की बात करें तो कोशिका झिल्ली आ जाती है जो जंत कोशिका में पाई जाती है और ये पादप कोशिका में भी होती है।
जंतु झिल्ली में भी प्रोटीन और लिपिड के निर्माण द्वारा ही ये झिल्ली का निर्माण होता है, जो सभी कोशिका अंगक और जीव द्रव्य को एक जो है अंदर एक कवर में रखती है। और ये क्या कार्य करती है, क्योंकि ये कई सारी कोशिकाएं मिल करके ही एक ऑर्गेनेलीज बनाती हैं, तो ये जो एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं में पदार्थों के आदान प्रदान में सहायक होती हैं। अब वो पदार्थ कुछ भी हो सकते हैं जो आपकी कोशिका के निर्माण के या उसके विकास के लिए सहायक होते हैं। तो अब खोज की बात करते हैं, तो जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली की खोज हमारे कोशिका झिल्ली की खोज 1855 में स्विस वनस्पति वैज्ञानिक कार्ल नेगेली और आरसी कैमर द्वारा की गई। इन्होंने बताया कि जो कोशिका झिल्ली है, ये देखिए कोशिका झिल्ली का चित्र, इसमें जो ये लिपिड होती है, लिपिड की दो लेयर होती हैं, जिसमें कि प्रोटीन के कई सारे बीच बीच में, क्योंकि हमारे जो झिल्ली बनी होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, तो ये बीच बीच में फैले हुए प्रोटीन के पार्ट्स रहते हैं। और जब आदान प्रदान की बात करें तो इनके बीच में जो है ना, ये देखिए कोशिकाओं से पदार्थों का आदान प्रदान हो रहा है। ये पूरी झिल्ली है, ये हमारे देखा जाए तो ये प्रोटीन हो गए, प्रोटीन के बाद में स्पेस है थोड़ा सा जिससे आदान प्रदान हो रहा है, और ये दोनों लिपिड के पार्ट हो गए। इस तरीके से ये कोशिका झिल्ली हो गई, जिसके द्वारा हमारे सभी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। आपने और देखा जाए तो हरित लवक अब एक अंगक आ जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। ये हरे रंग का होता है और ज़्यादातर ये ना पौधों की कोशिकाओं, पादप कोशिका में पाया जाता है। अगर इसके कार्य की चर्चा करें तो इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। जैसे हमारे घरों में भी रसोई घर होता है, तो ये जो हरित लवक या इसको क्लोरोफिल कहते हैं अंग्रेजी में, तो ये कोशिका का रसोई घर होता है, क्योंकि ये पादप कोशिका में भोजन का निर्माण करता है। जैसे हमारे किचन में खाना बनता है, वैसे ही ये हरित लवक मदद करता है भोजन बनाने में। और अगर इसकी खोज के बारे में देखें तो जो हरित लवक की खोज किसने करी थी, हैकेल ने की थी। और इस हरित लवक को लवक, जो हमारा हरित लवक है, लवक शब्द का प्रयोग किसने किया था, शिम्पर ने किया था, जिनका पूरा नाम है AFWS शिम्पर जी। तो इन्होंने इसका नामकरण किया था, क्योंकि जैसे आपका नाम घर में कोई रखता है, वैसे ही इस अंगक का नाम रखा था शिम्पर जी ने। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो है इनमें कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं। ये प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये प्रकाशीय ऊर्जा को संचित करते हैं भोजन के रूप में, जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं, क्योंकि पादप ही सबसे मुख्य स्रोत हैं भोजन के लिए। आपको पता है कि वो प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये वही अंगक हरित लवक है जो हरे रंग का पौधों में पाया जाता है और ये भोजन का निर्माण करता है। इसे पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अब राइबोसोम के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था अभी, अंतःप्रद्रव्य जालिका में दो प्रकार की जालिकाएं पाई जाती हैं, एक चिकनी होती हैं और एक खुरदरी होती हैं। तो उसी खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका के चारों ओर दाने के आकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। ये अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, तो इसके चारों ओर दाने के आकार की होती हैं। इसका आकार देखिए बिल्कुल कैसा है, बटन जैसा है। दो छोटे छोटे बटन जुड़ करके बीच से धागा निकला हुआ होता है, और ये इस तरीके के। तो इसमें दो यूनिट होती हैं, एक लार्ज बड़ा बटन और एक छोटा बटन जिसे कह लें, जिसे लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट कहते हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, एक 70S होती है और ये 80S होती है। तो ये दोनों प्रकार की कोशिका में पाई जाती है। जंतु कोशिका में, अंतःप्रद्रव्य जालिका में भी होती हैं, और ये कोशिका के कोशिका द्रव्य में भी बिखरी हुई होती हैं। मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम का कार्य क्या है। जैसे कि देखा जाए तो ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जो हमारी बॉडी में प्रोटीन बनती है, तो उसमें कौन सहायक होता है, राइबोसोम होता है। और इसकी खोज किसने करी थी, जॉर्ज पैलेट ने करी थी राइबोसोम की खोज। अब रिक्तिका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर के लिए जल बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कोशिका में भी जल पाया जाता है, और जल का संचय किस में होता है, रिक्तिका में होता है। रिक्तिका वैक्यूल जिसे कहते हैं, ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। और यदि हम अगर इसको देखें तो ये पादप कोशिका में बहुत बड़े आकार की होती है, और जंतु कोशिका में ये बहुत छोटी छोटी पाई जाती हैं। और यदि इनके कार्य के आधार पर देखें तो ये क्या करती हैं, लवण और पदार्थों का संग्रहण करती हैं तथा शरीर में जल का संतुलन बनाए रखती हैं। इसकी खोज किसने करी, इसकी खोज, वैक्यूल की खोज एंटोनी वॉन ल्यूएनहॉक ने की थी। यदि अगले अंगक के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाया जाता है। जैसे कि हमारे घर में मीटर लगा होता है लाइट आने के लिए, वैसे ही कोशिका में कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है, क्योंकि हमें जो ऊर्जा है वो माइटोकॉन्ड्रिया अंगक द्वारा मिलती है।
और इसका आकार कैप्सूल की तरह होता है। जैसे आपने कैप्सूल देखा है, कैप्सूल को खोलिए तो उसमें पाउडर सा होता है, उसी तरीके से ये कैप्सूल है जिसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टी नामक, हाँ, ये पूरा अगर इसको कैप्सूल, ये ऐसे लंबा कैप्सूल हो गए तो ये क्रिस्टी नामक पूरा कोशिका में फैले हुए होते हैं। और ये जो है पूरे जो क्रिस्टी क्या करती हैं, हमें ऊर्जा दिलाने में मदद करती हैं। ये दो प्रकार, इसमें दो झिल्लियाँ होती, बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, जिसके अंदर ये क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली में पाई जाती है। और इसकी खोज एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। अब लाइसोसोम की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम होता है, वैसे ही मतलब एब्जॉर्प्शन का काम होता है। शरीर में क्या करते हैं, जो छोटी आंत में रेशे पाए जाते हैं वो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, वैसे ही ये लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन डी डवे ने 1955 में की थी। और ये भी पचाने का, जैसे हमारे बड़ी आंत और छोटी आंत होती, खाना पचाने का कार्य होता है, तो कोशिका में भी खाना पचाने का कार्य लाइसोसोम करती है। ये क्या कार्य करती है? कोशिका में आने वाले पदार्थों को पचाने का कार्य करती है। अब गोल्जी काय के बारे में जानते हैं। गोल्जी काय जो अंगक है उसकी खोज कैमिलियो गोल्जी ने करी थी। अब ये जो है क्या करती है, ये पुटिकाओं के रूप में, मतलब छोटे छोटे ये ऐसे लेयर होती हैं कई सारी छोटी बड़ी, और ये छिटके हुए भी होते हैं, इनके कुछ पार्ट छोटे से, इस तरीके से ये कोशिका में पूरी फैली हुई होती हैं। अगर देखें तो इसमें सिक्रेटरी वेसल्स होती हैं और कई सारी, ये देखिए फेसेस बने हुए होते हैं। ये एक झोले की तरह होती हैं, कई पतले पतले झोले टाइप में जो है ये आपस में, जैसे कहा जाए छोटे छोटे झोले आपस में जुड़े हुए होते हैं। यदि कार्य के बारे में चर्चा करें तो गोल्जी काय जो है विभिन्न प्रकार के प्रोटीन या अन्य अणुओं को पुटिकाओं के माध्यम से आवश्यक स्थानों तक पहुंचाते हैं, इसलिए कोशिका के अणुओं के यातायात का निर्देशक कहते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस होता है कि आपको निर्देश देता है कि यहाँ जाना है या नहीं जाना है, या ये होता है कि कोशिका में किसी पदार्थ की जरूरत किसी अंगक में होती है, तो ये उसी तरीके का ट्रैफिक पुलिस का कार्य करता है। ये अपने झोलों में भर के सारे पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाता है। तारक काय की खोज किसने करी थी? ब्रेडन ने करी थी, थियोडोर बोवेरी ने करी थी। ये केंद्रक के पास में पाया जाता है तथा कोशिका के विभाजन में सहायक होता है और यह जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य, क्योंकि यदि कोशिका द्रव्य कोशिका सेल में नहीं होंगे तो जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं वो एक जगह नहीं होंगे। जैसे आप झोले में सामान डालते हैं, सारा इकट्ठा हो जाता है, तो ये जो कोशिका द्रव्य है वो इकट्ठा नहीं होने देता सभी ऑर्गेनेलीज को, और ये क्या करता है, जैसे ये केंद्रक हो गया, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये कोशिका द्रव्य सभी अंगक को अपने स्थान पे रखता है। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। यह केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित जीव द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। और क्या करता है, ये कोशिकांगों को अपने स्थान पे उपस्थित रखता है। अब यदि अंतर की बात हम कर लें तो कोशिका में पादप और अभी मैंने आपको कुछ सभी अंगकों के बारे में बात बताई, और दोनों का चित्र लगभग समान ही आकार का है। कुछ ही अंगक एक कोशिका में होते हैं और कुछ अंगक दूसरी कोशिका में पाए जाते हैं, और दोनों में किस अंगक के कारण क्या अंतर होता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो पादप कोशिका होती है उसमें कोशिका भित्त पाई जाती है, मोटी सेलुलोज की होती है, ऐसा जंतु कोशिका में नहीं होता। पादप कोशिका में भोजन का निर्माण होता है, उसमें हरित लवक पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। सेंट्रोसोम पादप कोशिका में अनुपस्थित होते हैं, सेंट्रोसोम में उपस्थित होते हैं। और पादप कोशिका में रिक्तिका बड़ी होती है और संख्या में एक होती है, जैसे कि आपको भी चित्र में मैंने दिखाया। और जंतु कोशिका में कई सारी रिक्तिकाएं होती हैं, वैक्यूल मतलब, लेकिन वो छोटे छोटे आकार की होती हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में एक केंद्रक का भी अंतर होता है कि केंद्रक परिधि की ओर होता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में मध्य में होता है और बड़ा केंद्रक होता है, और जो केंद्रक परिधि की ओर पादप कोशिका में हो जाता है। तो ये आपने देखा कि कैसे कि एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो अब आपको और अंतर पूरा पाठ के बारे में, कोशिका के बारे में पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, खंड का और खंड खा को सुमेलित करना है। छोटी रिक्तिकाएं किसमें पाई जाती हैं? छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं जंतु कोशिका में। हरित लवक का क्या कार्य है? हरित लवक का कार्य है, बताइए क्या कार्य है हरित लवक का? हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण। हरित लवक क्या कार्य करता है? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। अमीबा जो है हमारा हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, और ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। हरित लवक पौधों में क्लोरोफिल होता है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है, जिसे कोशिका का किचन भी कहते हैं।